प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल किस प्रकार होता है। हम पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय रैखिक समीकरण युग्म एवं असमीकाएं, जिसके अंदर से हमारे 4.1 से पहला प्रश्न हो गया था। और पहला प्रश्न के अंदर हमने ये जांचा था कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो वही यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि रैखिक समीकरण युग्म का हल विद्यमान है या नहीं है, और यदि हल विद्यमान है तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहला प्रश्न लेता हूं मैं, दूसरे का पहला दूसरे का पहला ले रहा हूं। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित आपके 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, और ग्राफी विधि वाला 100% बोर्ड के अंदर पूछा जाता ही है, और बहुत ही इजी है। यदि आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दे देंगे आपके नंबर 5 पूरे आएंगे। तो देखते हैं इसको। देखिए, पहला प्रश्न है कि x प्लस वाई बराबर क्या है, 3। ये आपके समीकरण है पहला। दूसरा समीकरण है 3x - 2y बराबर 4। तो लिख लेता हूं मैं 3x - 2y बराबर 4। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, हल की प्रकृति देखना है। तो हल की प्रकृति देखने के लिए क्या करता हूं मैं, इसको पक्षांतर करके पहले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में इसको व्यवस्थित करता हूं। तो देखिए, यहाँ लिखता हूं मैं x प्लस वाई, ये पहला समीकरण है। इस 3 को क्या करता हूं मैं, पक्षांतर करता हूं। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 और बराबर आ जाएगा 0। राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। इसका नाम देना है समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा समीकरण लेता हूं, 3x - 2y और माइनस हो जाएगा 4। ये जो 4 है बराबर के इस साइड लाया था, क्या हो गया, -4 और बराबर हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर 2। आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करना है व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म, व्यापक रैखिक समीकरण युग्म। अब व्यापक जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका रूप आपको पता है, क्योंकि पहले सवाल में हमने किया था। क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तथा दूसरा जो समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ये आपको काम करना है सबसे पहले हल की प्रकृति जांचने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से a1 b1 c1 a2 b2 और c2 निकाल दूंगा। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं कि यहाँ आपके आ जाएगा a1। देखिए, a1 क्या हो जाएगा, पहले जो समीकरण है, पहला पहला समीकरण, इस समीकरण की तुलना कैसे करना है, 1 वाले से, a1x b1y c1 बराबर 0 से। तो x का गुणांक है वो क्या है, a1 है, y का गुणांक क्या है, b1, और अचर पद क्या है, c1। तो देखिए, यहाँ x का गुणांक कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, 1। तो a1 बराबर क्या है, 1। फिर b1 क्या हो जाएगा, b1 क्या होता है, y का गुणांक, तो b1 हो जाएगा 1। इसी प्रकार C1, तो C1 क्या हो जाएगा, नीचे लिखना पड़ेगा C1। यहाँ लिख लेता हूँ C1 कितना है हमारे पास, -3। यदि माइनस है तो आपको साथ में लिखना है माइनस को, तो आ जाएगा -3। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण से तुलना करते थे a2x b2y और c2 से। तो देखिए, x का गुणांक a2 होगा, y का गुणांक b2 और अचर पद c2। तो दूसरे समीकरण की तुलना इससे कर लेते हैं। तो x का गुणांक यहाँ 3 है, अर्थात आपके पास a2 आ जाएगा अपने पास 3। b2 क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि y का गुणांक देखिए यहाँ पे क्या है, -2 है। अगर प्लस का होता तो 2 लिखते, परंतु यहाँ माइनस है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, -2। तो b2 बराबर -2 हो गया। और जो C2 है वो क्या हो जाएगा, -4। आपके पास सब आ गए, a1 b1 c1 और a2 b2 और c2। ये सब आने के बाद आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ अनुपात निकाल देते हैं, a1 बट्टा a2। तो लिख लेता हूं मैं a1 बाय a2। a1 बाय a2 क्या है हमारे पास, a1 क्या है, 1। तो आ गया, देखिए 1। a2 है वो कितना है, 3। तो लिख लेता हूं मैं 3। इसी प्रकार निकालता हूं b1 बट्टा b2, और b1 कितना है मेरे पास, 1। b1 है 1
और B2 है वो -2 है, ये -2 आ गया। इसी प्रकार निकालते हैं C1 बट्टा C2, तो C1 बट्टा C2 हो जाएगा। देखिए C1 कितना है मेरे पास, -3, ये लिखा -3, और C2 कितना है, -4। अब देखिए ऊपर और नीचे जो माइनस है तो इसको हल करके ऐसे कर सकते हैं, 3/4, यानी C1 बट्टा जो C2 है वो क्या है हमारे पास, 3/4, और B1 बटा B2 है वो 1/-2 ही होगा, और A1 बटा A2 है वो 1/2 है। तो इस ढंग से लिख सकते हैं कि चूंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू है B1 बटा B2। देखिए स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि A1 बटा A2 क्या है, 1/3 आया, और B1 बटा B2 क्या है, 1/-2 है। अगर समान आता तो समान लिखते, परंतु यहाँ बराबर नहीं है, अनुपात है वो अलग अलग है, अर्थात स्थिति आपकी ये आ रही है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत, अर्थात इनका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। यहाँ हल की बात हो रही है तो हल ही आपको लिखना है। पहले सवाल के अंदर संगत और असंगत की बात पूछा था तो हम लिख रहे थे संगत या असंगत के बारे में, परंतु यहाँ पे लिखना है आपको कि हल विद्यमान है या नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से नॉट इक्वल टू है तो हल विद्यमान होगा, और केवल एक हल होगा, अर्थात रैखिक समीकरण युग्मों का अद्वितीय अद्वितीय हल है। अब आपको पता चल गया कि इसका हल है वो विद्यमान है। अब हम ग्राफी विधि से क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे। हल का मतलब है एक्स का और वाई का मान लाना। ओके, तो ग्राफी विधि से किस ढंग से हल करेंगे इसको व्यवस्थित रूप से, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। अब हम इस समीकरण 1 व समीकरण 2 से सारणी बनाएंगे और सारणी से क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो उससे हमारे x का और y का मान आ जाएगा। तो मैं ले लेता हूं समीकरण 1 से, ये ग्राफीय विधि है तो लिख लेता हूं मैं ग्राफीय विधि। पहले जो काम किया वो आपको सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि ये इसका हल विद्यमान है या नहीं है। नेक्स्ट आपको ग्राफी विधि में क्या करना है वो यहाँ सभी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ मैं, कि ग्राफी विधि के अंदर सबसे पहले जो भी आपने समीकरण नाम दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ से आपको लेके चलना है समीकरण 1 से। सबसे पहले मैं समीकरण 1 को हल करूंगा, तो समीकरण 1 को ले लेता हूँ, x + y -3 = 0 है। अब क्या करना है आपको कि या तो आप एक चर x बराबर कोई समीकरण लाओ या फिर y बराबर, यानी कि x को मैं इधर ही रख लेता हूं और बाकी सबको क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 है माइनस का, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि -3 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो प्लस का y है ये पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। अब आपके पास ये समीकरण आ गया, इसका नाम देना है समीकरण नंबर 3। ओके, यानी पहले समीकरण को हल करके समीकरण 3 को प्राप्त करना है। अब समीकरण 3 आ गया, इससे आपको एक सारणी बनानी है। सारणी या बना देते हैं सारणी, और इसका नाम दे देना फर्स्ट। यानी पहले समीकरण को हल करके पहली सारणी बनाएंगे और समीकरण 2 को हल करके दूसरी सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ और उस टेबल के अंदर आपको सिर्फ 2 मान निकालने हैं। अधिकतर 3 मान निकालते हैं, परंतु आप 2 से इजीली ग्राफ है वो खींच सकते हैं। मैं आपको यहाँ 2 मान निकाल के बताऊंगा और 2 मान से आसानी से आपके नंबर है वो पूरे आएंगे, बोर्ड में कोई कटेगा नहीं और टाइम की भी बचत हो जाएगी। इसलिए आपको 2 मान निकाल के आना है और इजीली आपके नंबर है वो पूरे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x और y। देखिए सारणी के अंदर ऊपर तो लिखना है x और नीचे लिखना है y। ओके, और 2 मान ही मैं निकालता हूँ। अब आपको करना क्या है, ये जो समीकरण आपने प्राप्त किया है समीकरण नंबर 3, तो मैं यहाँ साइड में थोड़ा रफ कार्य करके आपको समझाऊंगा। तो x बराबर है हमारे पास क्या है, 3 - y। ओके, अब करना क्या है कि आगे जो भी चर है, ये दोनों चर है x और y, तो y का मान आपको रखते जाना है और x का मान प्राप्त करना है। यानी y का मान सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर दो। जैसे y का मान 0 रखेंगे, जब यहाँ मैं y का मान 0 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x बराबर 3 माइनस y की जगह क्या रखना है, 0। तो x बराबर आ गया अपने पास 3।
तो इस ढंग से आपको x के मान प्राप्त करना है, यानी y का रखना है। और y का रखने के लिए कोई यहाँ नियम नहीं है कि वो ही रखना है। आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं। ऐसे करते करते कोई भी मान रख सकते हैं। वो आपको संख्याओं से पता चल जाएगा इजीली कि यहाँ बड़ा मान रखना है या छोटा रखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 है आगे, इसका मतलब आपको छोटी छोटी संख्या ही रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले 0 रखा है तो आ गया मेरे पास 3। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं कि y का मान जब मैंने 0 रखा तो मेरे पास x का मान क्या आ गया, 3। इस टेबल के अंदर पहले से रखना है कि x और y। तो y का मान मैंने रखा है 0, तो x का मान क्या आया मेरे पास, 3। ओके, अब जैसे मैं वापस समीकरण लिखता हूँ, देखिए x बराबर, ये काम आप रफ में भी कर सकते हो और फिर वर्क भी कर सकते हैं। तो x बराबर वापस लिखता हूँ मैं समीकरण 3 को, 3 माइनस वाई, ये जो समीकरण है उसका इस्तेमाल हो रहा है, राइट। तो x का मान निकालते हैं दूसरा, हमें 2 मान निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, y की जगह 1 रखता हूँ। y बराबर क्या रख रहा हूँ मैं, 1। तो 3 लिखा, माइनस लिखा, और y की जगह मुझे क्या लिखना है, 1। तो x का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, 2। यानी कि जब मैंने y का मान 1 रखा तो मेरे पास x का मान कितना आ गया, 2। तो इस ढंग से सारणी फर्स्ट है वो आपकी कंप्लीट हुई। अब मैं आपको दूसरी सारणी बना के बताता हूं और इन दोनों सारणी से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं साइड से। अब आपको दूसरी सारणी बनाने के लिए करना क्या है, सेकंड समीकरण का इस्तेमाल करना। तो सेकंड समीकरण लिखता हूं, समीकरण सेकंड से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिख लेता हूं, 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर भी वही काम, x वाले को इधर रखना है लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सबको क्या करना है, पक्षांतर। यानी 3x को इधर ही रखूंगा, फिर बराबर ये जो माइनस का 4 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ये माइनस का 2y है, पक्षांतर होके राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2y। अब देखिए यहाँ पे तो क्या था, x का कोई गुणांक नहीं था तो ये समीकरण यहीं खत्म हो गया था। परंतु यहाँ पे x का गुणांक नजर आ रहा है मुझे 3, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी पक्षांतर करेंगे, यानी भाग के रूप में ये चला जाएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4 प्लस 2y बट्टा 3। ये ध्यान रखना है, जो गुणा में संख्या होती है आगे जाके क्या होती है, भाग में चली जाती है। और प्लस और माइनस में होता है तो वो प्लस माइनस में विपरीत चिन्ह से लग जाता है पीछे। अब इसका नाम देना है समीकरण नंबर 4। देखिए यहाँ मैंने समीकरण 1 को हल किया था, समीकरण नंबर क्या प्राप्त किया मैंने, 3। समीकरण 2 को हल किया मैंने, क्या लाया, 4। अब समीकरण 4 से सेकंड सारणी बनाएंगे। तो सारणी सेकंड, ये सारणी सेकंड, और सारणी सेकंड में भी आपको वही 2 मान प्राप्त करने हैं। ऊपर लिखना है x और नीचे लिखना है y। यहाँ पर भी देखिए y का मान आप रखेंगे, y का मान और x का लाएंगे। अब देखिए इसमें कोई रूल नहीं है कि y को ही पक्षांतर करना आगे, आप x को भी पक्षांतर कर सकते हैं, यानी 3x को भी पक्षांतर मैं कर सकता हूँ और y को इधर रख सकता हूँ। तो आपको x का मान पहले रखना पड़ेगा और y का आपको प्राप्त होगा। तो दोनों स्थिति है, आप जो भी उचित लगे उसको पक्षांतर कर सकते हैं। वैसे माइनस वाली जो संख्या होती है उसको पक्षांतर करते हैं तो ईजी रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो x और y, यहाँ से मैं पहले क्या करूंगा, y का मान रखूंगा। तो y का मान ऐसा रखना है कि 3 का भाग इजीली चला जाए, राइट। तो y का मान कैसा रखेंगे, यहाँ पे जैसे 0 रखता हूं मैं, तो 0 रखूंगा तो 2 इंटू 0, 2 0 हो जाएगा, और 4 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, अर्थात आपको ऐसा मान रखना है कि 3 का भाग इजीली चला जाए। तो देखिए x बराबर लेता हूं मैं, रफ कार्य करता हूं थोड़ा, 4 प्लस 2 इंटू वाई है, 2 का गुणा y के साथ हो रहा है। y के साथ अगर 0 रखूंगा पहले पहले तो मेरे 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए मैं रखूंगा सीधा 1 बट्टा 3। ये पूरा समीकरण लिखा मैंने 4। अब देखो 4 प्लस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 और बट्टा 3। 4 और 2 कितने हो गए, 6, और 6 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, यानी 4 और 2 6 हो गए, और 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार। अर्थात हमारे पास जब मैंने y का मान 1 रखा है तो मेरे पास x का मान कितना आ रहा है,
2। तो ये मैं लिख लेता हूं कि y का मान जब मैंने 1 रखा तो मेरे पास x का मान आ गया 2। और इसी प्रकार आपको दूसरा और मान लाना है। और y का मान जैसे रखते जाएंगे, प्रयास और भूल विधि जिसे कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, मान रखते जाना है, जिसमें 3 का भाग इजीली चला जाए वो मान यहाँ फिट बिठाना है। जैसे मैंने सबसे पहले 0 रख के देखा था तो मेरे पास 4/3 आ रहा था, तो वो काम का नहीं है। वैसे एक पॉइंट में भी मान ला सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है, परंतु आपको पूर्णांक के रूप में लाओगे तो ग्राफ खींचने में आसानी रहेगी। तो 1 रखा मैंने तो 2 × 1 हो गया था, और 4 और 2 जोड़ा तो 6 आ गया, और 6 में 3 का भाग इजीली जा रहा था और आ गया अपने 2। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे हमने 0 रख के देखा तो हमारे पास 4.4/3 आ रहा है। जैसे देखिए वापस समीकरण लेता हूँ मैं, x बराबर 4 प्लस 2। अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा था, 4/3। फिर मैंने 1 रखा तो मेरे पास आ गया 2। अब मैं रखता हूँ यहाँ पे 2। जैसे मैंने 2 रखा तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4, और 4 मिलके 8 हो गए, 8/3 आ रहा है, ये भी हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट लेता हूँ, 3 लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी देखते हैं। 2 × 3 कितने हो गए, 6, और 6 और 4 जोड़ेंगे 10, तो 10/3 आ रहा है, ये भी अपने पॉइंट वाला मामला हो जाएगा, इसलिए नहीं लेंगे इसको। अब मैं लेता हूँ 4, तो देखिए 4 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे y की जगह क्या ले रहा हूँ मैं, 4, तो यहाँ पे 4 लिखा बट्टा 3। 4 प्लस 2 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/3। तो 4 और 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, और 12/3, 12 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो इस ढंग से आपके जब y का मान 4 रखा तो x का मान भी क्या आया, 4। तो इस ढंग से आपके हो गया, दोनों टेबल बन गई, सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड। तो इससे आप खींच सकते हैं ग्राफ। अब इन टेबलों का उपयोग करके अपन ग्राफ खींचेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज। ये जो भी काम मैंने किया था ये आप फेयर वर्क भी कर सकते हैं और कार्य भी कर सकते हैं, सीधा सारणी भी बना सकते हैं और फेयर वर्क में करके भी टेबल बना सकते हैं। अब देखिए आपको इस टाइप का ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम के अंदर, और उसमें आपको सबसे पहला काम है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचना। तो मैं यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच के आपको बता देता हूँ। जो ऊर्ध्वाधर रेखा उसको बोलते हैं वाई अक्ष, तो यहाँ मैं वाई अक्ष खींच लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास वाई एक्स। ओके, इसी प्रकार जो क्षैतिज रेखा है वो हो जाएगा हमारे पास एक्स अक्ष। तो यहाँ खींच लेता हूँ मैं एक्स अक्ष, लिख लो सभी। ये तो हो गया एक्स, ये 0 और ये एक्स डैश। इसी प्रकार ये y 0 और y डैश। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पैमाना मानना पड़ेगा। तो पैमाना मैं मान लेता हूँ, पैमाना, पैमाना के अलग से नंबर होते हैं इसलिए आपको भूलना नहीं है। यहाँ पैमाना मानेंगे एक्स अक्ष पर। सबसे पहले एक्स अक्ष पर मैं मान रहा हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर एक बड़ा खाना है, वही 1 सेंटीमीटर। ये जो बॉक्स नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, पूरा 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हो गया। इसी प्रकार वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर भी आपको वही पैमाना मानना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। पहले सवाल के लिए ये उपयुक्त पैमाना है। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 2 3 4, इस ढंग से, क्योंकि 1 इकाई माना है। तो सबसे पहले जो बॉक्स है उसमें 1 आ जाएगा, फिर दूसरे बॉक्स में 2 आ जाएगा, तीसरे बॉक्स में 3। ऐसे आपको संख्या लिखना है, 4, फिर 5 6 7, जितने भी आपके बॉक्स है उतना लिख लो। इसी प्रकार ये तो हो गया राइट हैंड साइड की बात। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको माइनस में लिखना पड़ेगा। ये बेसिक नॉलेज आपको अच्छे ढंग से हो गई, क्योंकि 9th में भी आपने पूरा ग्राफ देखा है। तो -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ओके, अब यहाँ पे इसी प्रकार y अक्ष पर भी हमने 1 सेंटीमीटर बराबर क्या माना है, 1 इकाई। तो यहाँ पे ऊपर सब प्लस में आते हैं, धनात्मक 1, फिर 2, फिर 3, 4 और हो जाएगा 5। इसी प्रकार आपको नीचे है वो माइनस में लिखना है। तो -1, -2,
-3 और -4। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सारणी से इन सभी बिंदुओं को निरूपित करेंगे। तो सारणी देख लेते हैं कि पहला मान है वो क्या है। तो देखिए पहले सारणी जो है हमारे पास 3 और 0, x का मान 3 है और y का मान क्या है 0। इसी प्रकार दूसरा मान है 2 और 1। सारणी फर्स्ट को पहले निरूपित करना और सारणी सेकंड को बाद में निरूपित करेंगे। तो पहले सारणी फर्स्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों बिंदु है वो ग्राफ पेपर पे निरूपित करेंगे। तो x का मान 3 और y का मान 0। x का मान तो क्या है 3, तो यहाँ देखिए x अक्ष पे चलना है आपको 3। 3 कहाँ है, ये रहा x अक्ष पे 1 2 और 3। तो इस बिंदु को निरूपित करेंगे। साथ में y का मान है वो 0 है, तो y का मान 0 किस पर होगा, x अक्ष पर होगा, यानी यही बिंदु आपको निरूपित करना है। तो यहाँ पे मैं बिंदु निरूपित कर लेता हूँ और उसके ऊपर गोल घेरा बना लेता हूँ, जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि ये बिंदु है वो क्या है 3 और 0 है। और इसका नाम भी दे सकते हैं, मैं ए नाम दे देता हूँ। यहाँ ए बिंदु है, इसका नाम ए दे देते हैं। और ये बिंदु कौन सा है 3 और 0 है। ओके, फिर दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु है अपने 2 और 1। देखिए ये मैंने 3 और 0 को निरूपित कर लिया है। अब मैं करता हूं 2 और 1 को। तो x निर्देशांक है वो 2 है और y निर्देशांक क्या है 1। x निर्देशांक क्या है 2 और y निर्देशांक 1। तो x निर्देशांक देख लेते हैं, ये रहा 2। देखिए x अक्ष पे आपको क्या देखना है 2 और y निर्देशांक को देखना है 1। तो यहाँ पे x अक्ष पे ये 2 और y निर्देशांक यानी y अक्ष पे 1 है। तो इस रेखा से सीधा चलना है, ये 2 है, इसे ऊपर चलेंगे और y अक्ष से सीधा ये लाइन है क्रॉस होगी यहाँ पे। तो ये बिंदु है वो आ जाएगा अपने पास 2 और 1 के रूप में। तो इसका नाम दे देना है बी, ये नाम दे देते बी और ये है 2 और 1। हमेशा ध्यान रखना है x अक्ष का पहले आएगा और y अक्ष का बाद में, यानी x और y के रूप में निर्देशांक लिखा जाता है। भुज पहले आएगा, कोटि बाद में। तो 2 और 1 आ गया। ये x अक्ष का 2 है और y अक्ष का क्या है 1। यहाँ से सीधे आ गए, यहाँ से ऊपर चढ़े। तो a और b बिंदु आ गया अपने पहली सारणी से। अब इससे मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचना है आपको। तो यहाँ मैं रेखा खींच लेता हूँ। इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई आपको एक रेखा खींचना पड़ेगा। पहली सारणी के दोनों मान हमने ग्राफ पेपर पे निरूपित कर लिए ए और बी। अब हम सेकंड सारणी देखेंगे और सेकंड सारणी के दोनों मान है वो वापस ग्राफ पेपर पे निरूपित करेंगे। तो देख लेता हूं मैं कि सेकंड सारणी के मान है वो क्या है। सेकंड सारणी के मान है पहला 2 और 1 है, यानी x का 2 और y का 1। तो ये बिंदु तो हमने निरूपित कर लिया। देखिए x जो पहला सारणी था उसके अंदर भी 2 और 1 था और यहाँ पर भी क्या है 2 और 1। तो ये हमारे पास पहले से निरूपित है। देखिए यहाँ पे ये 2 और 1, x अक्ष का 2 और y अक्ष का क्या है 1, तो क्रॉस हो रहा है। वही बिंदु हमारे पास क्या है, यहाँ पे वापस आपको निरूपित करके बता देता हूं कि यही बिंदु है वो दूसरे सारणी के अंदर भी है। ओके, नेक्स्ट है दूसरा मान है वो क्या है देख लेते हैं। दूसरा मान है 4 और 4। तो इसको निरूपित करना पड़ेगा 4 और 4, यानी x अक्ष का भी 4 और y अक्ष का भी 4। तो देखिए x अक्ष पे आपको पॉजिटिव 4 देखना है, नेगेटिव होता तो इधर चलते, परंतु यहाँ पॉजिटिव है, +4। ये उसके बाद में y अक्ष का 4, तो y अक्ष का 4 कहाँ है, ये रहा ऊपर। तो जहां ये दोनों क्रॉस होते हैं उस बिंदु को निरूपित करना है। तो 4 से ऊपर चढ़ेंगे सीधा सीधा और इससे साइड में आएंगे राइट हैंड साइड में। तो ये जो बिंदु होगा इस बिंदु को निरूपित करना है और गोल घेरा लगाना है। देखिए ए आ गया, बी आ गया, इसका नाम दे दो सी। ये सिर्फ समझने के लिए हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं 4 और 4। तो आपके पास सभी जो चारों बिंदु है वो हमने निरूपित कर लिया है। अब इसको वापस इन दोनों बिंदुओं को भी क्या करना है, आपको मिलाना है लाइन से। तो यहाँ लाइन खींच लेता हूँ सीधी। तो यहाँ पे आपकी जो रेखा है वो बिल्कुल क्रॉस हो जाएगी। अब दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है वही क्या होता है
रेखिक समीकरण युग्मों का हल। तो देखिए इस बिंदु बी पे ये रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, अर्थात यहाँ पे जो x का और y का मान होगा वही रेखिक समीकरण युग्मों का क्या होगा, हल। तो 2 और 1 पे क्रॉस हो रही है, यानी कि इसका जो उत्तर है वो क्या आ गया, 2 और 1। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, अंत में लिखना है अतः रेखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर क्या है, 2 और y बराबर क्या है, 1। देखिए यहाँ सारणी से ही आपको पता चल जाएगा कि जो मान बराबर आ रहे हैं सारणी में, जैसे x बराबर यहाँ 2 आया, y बराबर 1 आया, यहाँ पर भी x बराबर 2 y बराबर 1 आया, यानी कि ये इसका उत्तर हो जाता है। फिर आपको ग्राफ पेपर से निरूपित करना है और जहां रेखाएं क्रॉस होगी वो उसका क्या आ जाएगा, आंसर। तो इस ढंग से ग्राफ की विधि से आप इजीली रेखिक समीकरण युग्मों का हल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वापस एक सवाल आपका हल करके आपको समझा दूंगा जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सभी सवालों को इसी ढंग से हल करना है। देखिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला हमने जो काम किया था वो किया था कि रेखिक समीकरण युग्मों की हल की प्रकृति हमने जांची थी और तुलना की थी हम व्यापक जो रेखिक समीकरण युग्म है उससे। a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करके हमने क्या किया, अनुपात ज्ञात किया। और अनुपात ज्ञात करने पर हमने देखा कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आ रहा है, अर्थात रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल विद्यमान है। और अद्वितीय हल है यानी एक हल इसका आएगा, तो हमने ग्राफी विधि से इसको हल किया। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो थे आपने बनाए हैं उन समीकरणों से क्या करना है, सारणी बनाना है। तो समीकरण 1 से मैंने सबसे पहले x बराबर समीकरण प्राप्त किया और y का मान रखता गया और x का मान प्राप्त किया। तो इस ढंग से 2 बिंदु मैंने निकाले। उसी प्रकार समीकरण 2 को लिया और समीकरण नंबर 4 प्राप्त किया। समीकरण 4 से सारणी सेकंड बनाई। तो सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड से हमने बना दिया ग्राफ। ये देखिए ग्राफ खींचा और ग्राफ से मुझे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है बिंदु बी पे, यानी 2 और 1 पे क्रॉस हो रही है, अर्थात ए इसका क्या हो जाएगा, हल।